देखो आज का जो टॉपिक है वो है उद्देशिका। ठीक है, उद्देशिका या जिसे हम कह देते हैं प्रस्तावना। पहली चीज इसके बारे में हम लोग के लिए मैंने तुम लोगों को जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाना शुरू करा था तो मैंने तुम्हें बताया था कि उद्देशिका हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक। ये देखने में जितना छोटी लगती है उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं बात करूं किसी भी किताब को, मान लो कोई किताब है और उसके बारे में अगर तुम्हें शॉर्ट में डिटेल चाहिए होता तो तुम्हें क्या करना होगा? सबसे पहले उसके क्या देखते हो? इंडेक्स, उस किताब में क्या क्या चीजें लिखी गई। और अगर हमें संविधान को पढ़ना है तो संविधान के इंडेक्स में हम क्या देख सकते हैं? इन चीजों को देख सकते हैं कि हमने जैसे पढ़ा कि हम भारत के लोग। आपसे अब मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन क्या पुटअप किया जा सकता है कि भारत का संविधान किनके द्वारा बनाया गया। पहला क्वेश्चन पूछता है कि किसके द्वारा बनाया गया और किसको दिया गया। तो याद रखना, हम भारत के लोग, पहली लाइन में क्या लिखा है? हम भारत के लोग भारत को, लिखा है नहीं लिखा है? मतलब हम क्या कर रहे हैं? भारत के संविधान को बना रहे हैं और किसको दे रहे हैं? भारत को दे रहे हैं। मतलब खुद का संविधान खुद बना रहे हैं और किसे दे रहे हैं? खुद के लिए। यही तो है खुद का मतलब, भारतीय जनता की बात है। हमारी जनता में से कुछ मेन जो लीडर्स हैं उनने क्या करा, हमसे हम में से ही चुने गए जो बाद में, उनने ही मिलकर हमारा क्या बनाया? संविधान बनाया। और संविधान बनने के बाद उन्होंने क्या करा? भारतीयों को संविधान प्रदान किया। पहली लाइन से ये समझ आ रहा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब क्या होगा? सॉवरेन, इंग्लिश में क्या कह देते हैं? सॉवरेन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या होता है? अगली लाइन, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब पूछ लेता है प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का उल्लेख है? तो याद रखना 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कितने हो गए? 5। 1 2 3 4 और 1 5। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमें देखने के लिए मिलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है कि समानता कितने प्रकार की देखने के लिए मिलती है? तो समानता 2 प्रकार की देखने के लिए मिलती है। एक होगी अवसर और दूसरी क्या हो जाएगी? निष्ठा की समानता। ये 2 प्रकार से हमें क्या देखने के लिए मिलती है? स्वतंत्रता देखने के लिए। क्लियर है नहीं बात? अगली लाइन में क्या लिख रखा है? तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बनता। देखो जो की पॉइंट्स हैं उनको क्या कर रखा है मैंने? अंडरलाइन कर रखा है। इन पर हमें मेनली बात करना है। इसके बाद अगला लिखा है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज की पर्टिकुलर डेट थी 26 नवंबर 1949 को क्या होते हैं? एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसमें हिंदी वाली जो डेट है वो नहीं लिखी और ना ही मैंने कभी किसी भी एग्जाम में देखी, तो इसलिए उसे यहाँ से हटा दिया क्योंकि जगह नहीं है और उसका कोई जोड़ने का मतलब नहीं। तो यह है हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है बेसिकली याद रखना, उद्देशिका को प्रस्तावना की जननी कहा जाता है। कि जो आप लोगों को पता है उद्देशिका क्या है? उद्देशिका आप लोग जानते हो कि उद्देशिका जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा पेश करा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा पेश करा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे क्या करा गया? पेश करा गया। और कब पेश किया गया था? तो मैंने बताया था इसे कब संविधान सभा के प्रस्तुत कब पेश किया गया था? तो याद रखना 13 दिसंबर 1946 को इसको क्या करा गया था? पेश किया गया था। नहीं किया गया, मतलब तीसरी बैठक में से पेश कर दिया। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया। पर इसका विरोध किसके द्वारा किया? विरोध किसके द्वारा किया? तो इसमें 2 व्यक्तियों के नाम बताया था कि इन्होंने संविधान सभा में प्रस्तावना का तत्काल प्रभाव से लागू करने का विरोध किया था। कौन व्यक्ति थे? 2 व्यक्ति। पहले थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं BR अम्बेडकर। कौन हो जाएंगे? BR अम्बेडकर। और दूसरे व्यक्ति का नाम आ जाएगा, दूसरे व्यक्ति हैं MR
क्या नाम आ जाता है? MRZ। और मैंने उस दिन भी शायद तुम्हें बताया था कि इसका विरोध क्यों करा गया। विरोध करने का पर्पस ये था कि तत्काल प्रभाव से लागू न किया जाए। हाँ बेटा हरीश बता, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? हाँ लक्ष्मी 386। अच्छा सुमित 392। 208। अनुष्का 72। सिर्फ बेटा कांग्रेस पूछ रहा हूँ। अर्जुन 208, ये 207। कितने थे? मैंने आप लोगों को बताया था जो संविधान सभा में जो कुल सीटें थी वो कितनी थी? 389 सीटें थी। और 389 सीटों में से 207 साथी 207 ही 208 एक में दो है। बेटा 207 ही है। 208 जो है वो कांग्रेस को सीटें मिली है। बता याद है नहीं? तो मैंने क्या बताया था? 207 सीटें मिली। सॉरी 207 सदस्य क्या हुए थे? उपस्थित हुए थे पहली बैठक में। और प्रथम अधिवेशन में कितने हुए थे? प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? तो प्रथम अधिवेशन में 211 सदस्य। लिखवाया था नहीं लिखवाया था? तुमने घर जाके किसी ने नहीं पढ़ रखा है ना? 207 लिखवाए, हमें याद है। तुम्हारे चक्कर में हम कंफ्यूज वहां की मुझे नहीं पता, तो याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा? इतने सदस्य। पर थे कितने मेंबर? 389। आए कितने? 207। अब एक बात बताओ, इस क्लास में अगर कोई डिसीजन लेना है तो अगर मान लो जैसे आज हम लोग बात कर रहे थे कि टाइम क्या रखा जाए, कैसे रखा जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरा मर्जी हुई तो मैं जो चाहे वो टाइम रख लूं। बेटा पढ़ने वाले तुम जब आओगे तभी तो मैं पढ़ाऊंगा। ऐसा थोड़ी नहीं मैं रात के 12 बजे टाइम रख लूं। अब मैं भाई साहब इस कमरे में आके अकेले पढ़ा तो क्या उससे फायदा है? नहीं। तो जो बात होगी वो क्या होगी? सर्वसम्मति से क्या करे जाएगी? वोट डाले जाएंगे। तो उस समय क्या हुई थी? इस प्रस्ताव को पारित करने का विरोध किसके द्वारा किया गया था? इन दो व्यक्ति द्वारा, B.R. अम्बेडकर और एडवर्ड जैकर ने विरोध किया। किस बात पर विरोध करा? कि भाई साहब इसे क्या है? तत्काल प्रभाव से लागू करना, कुछ दिन रुका जाए और उसके बाद इसे क्या कर दिया जाए? लागू कर दिया जाए। बताया था नहीं बताया? और उसके बाद इसे पारित कब किया गया था? कोई बताएगा? कब किया गया था? 22 जनवरी 1947। इसे क्या कर दिया गया था? पारित कर दिया गया। लाया कब गया था? 13 तारीख को, 13 दिसंबर 1946 को। पारित कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। जब देख लिया जितने लोग आने वाले थे वो आ गए तो उसे क्या कर दिया गया? बाद में पारित किया गया। अब उस दिन मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन और लिखवाया था, ये बताओ उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कुल कितने दिन तक रहा? तो याद रखना कितने दिन तक रहा था? 41 दिन तक संविधान सभा में। मतलब यहाँ से लेकर पारित होने तक कितने दिन रहा है? 41 दिन तक ये क्या है? संविधान सभा में ये प्रस्ताव है। और इसी से बाद में उद्देशिका से किसका जन्म हुआ है? प्रस्तावना से, भारत की जो प्रस्तावना है या जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं प्रीएम्बल, उसका यहाँ पर क्या हुआ है? जन्म हुआ। इसलिए आप लोग ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और याद रखें। क्लियर की बात? ये होगी पुरानी बात। क्लियर? अब हम बात करते हैं प्रीएम्बल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसे अगर तुमने देखा होगा प्रीएम्बल, क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है कि प्रीएम्बल की पहली प्रथम या प्रथम पंक्ति कहां से ली? क्योंकि तुम्हें मैंने कई बार बताया कि भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? उधार का थैला। हमने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ले रखा है। तो यही पूछा जाता है कि जैसे ये लिखा है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, या लिखूं प्रथम पंक्ति कहां से ली? प्रथम पंक्ति
किस देश से ली गई है? प्रथम पंक्ति किस देश से ली गई है? तो याद रखना ये कहां से ली गई है? यूएसए से ली गई है। याद रखना प्रस्तावना कहां से ली गई है? तो याद रखना यूएसए से। पर प्रस्तावना की शैली या जो लैंग्वेज है वो कहां से ली गई है? प्रस्तावना की शैली कहां से ली गई है? तो याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया से। कौन सी जगह से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। याद रखना प्रस्तावना की शैली कहां से ली गई है? तो ये भाषा या शैली आप लोग याद रखना। इसके बाद अगली चीज आ जाती है कि आपने न्याय का प्रावधान दे दिया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार का न्याय दिया गया है? 3 प्रकार का। ये न्याय कहां से दिया गया है? तो लिखो, कोई बताएगा? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय कहां से लिया गया है? तो ये याद रखना यूएसएसआर से। कौन से देश से लिया गया है? यूएसएसआर से लिया गया है। सोवियत संघ रूस से लिया गया है। याद रखना मैं भी नहीं कह रहा हूं रूस, मैं भी क्या कह रहा हूं? सोवियत संघ रूस, क्योंकि उस समय रूस का विघटन नहीं हुआ था, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे कहां से लिया गया है? रूस से। एक और पूछा जाता है बंधुत्व शब्द कहां से लिया गया? बंधुत्व शब्द कहां से लिया गया है? तो याद रखना फ्रांस की क्रांति से। कहां से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से। ब्रदरहुडनेस का जो भाव है वो कहां से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से लिया गया। क्लियर की बात? ये सारी चीजें हमने क्या कर रखी है? अडॉप्ट कर। क्लियर की बात? यहां पे किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, ठीक है। संविधान की हमने पहला ये प्रस्तावना कहां से ली है? यूएसए से। या पहली पंक्ति है कुछ कह रहे? दूसरी शैली कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तीसरा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहां से लिया गया है? यूएसएसआर से लिया गया है। और बंधुत्व का जो भाव है वो कहां से लिया गया है? फ्रांस से। शैली का मतलब होता है लैंग्वेज, जो लिखने का तरीका, उसे हम कहते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर की बात। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, प्रीएम्बल पर, ठीक है। याद रखता हूं इसे इस वाली साइड को। अगला चीज देखो, अब मैं तुमसे बात कहूं कि हमारी भारतीय संविधान का या प्रस्तावना का स्रोत क्या है? ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन। भारतीय संविधान या प्रस्तावना का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान या प्रस्तावना का स्रोत, तो याद रखना भारत की जनता। क्या है? क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो क्या हो जाएगी? भारत की जनता। कभी कभार ये पूछ लेता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न कर देता है और क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा तैयार किया गया? तो याद रखना पहले अगर ऑप्शन में है संविधान सभा। भारतीय संविधान किसने तैयार करा है? तो संविधान सभा। और संविधान सभा ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा? भारत की जनता। क्योंकि संविधान सभा में भी क्या थी? भारतीय लोग तो थे। मैंने बताया कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा था कि याद रखना जो हमारा जो संविधान है वो किसके द्वारा बनाया जाए? भारतीयों के द्वारा बनाया जाए। और मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी कि 1928 में घटना हुई थी जिसे आप क्या लेते हैं? क्या? साइमन कमीशन। याद है नहीं है? साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था? क्योंकि ये क्या है? रूल ऑफ रेगुलेशन के लिए बनाने के लिए आए थे, पर किसके लिए? भारतीयों के लिए। पर इसमें क्या था? कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए तो विरोध हुआ साइमन कमीशन का। तो यहीं पर वही चीज थी। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया कि जो भारतीय संविधान है किसके द्वारा बनाया गया? संविधान सभा। संविधान सभा नहीं है तो क्या हो जाएगा? जनता। या अगर मैं कहूँ भारतीय संविधान का स्रोत क्या है तो याद रखना क्या हो जाएगी? भारत की जनता। क्लियर इतनी बात? यहां तक कोई दिक्कत तो पूछो। इतना पॉइंट लिख लिया। इसके बाद अगला आता है संविधान की प्रकृति क्या है। हमारा जो संविधान आप देख रहे हो उसकी प्रकृति क्या देखने के लिए मिलती है?
तो लिखो संविधान की प्रकृति या शासन का स्वरूप। ये सब देखो इसी से पता होगा। संविधान की प्रकृति या शासन का स्वरूप क्या है? तो याद रखना, हमारा जो संविधान की प्रकृति है या स्वरूप है, शासन का स्वरूप कैसा है? तो याद रखना, हम क्या है? सॉवरेन कंट्री, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या है? पहला क्या लिखा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पहली इसमें क्या लिखा है? लिखा है, मैंने अंडरलाइन कराया नहीं कराया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब कोई बताएगा? सॉवरेन स्टेट का मतलब या सॉवरेन कंट्री का मतलब? हाँ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब कोई बता सकता है मुझे? बहुत बढ़िया। मैं इसको सीधे सीधे कह सकता हूं आत्मनिर्भर। ठीक है, मतलब हम क्या है? खुद पर डिपेंड है, ना कि किसी और पर। ठीक है, जैसे अभी तुम एक बात बताओ, क्या तुम इस समय वर्तमान में आजाद हो? नहीं, क्या मत दियो कि मैं आजाद हूं। ये करिए हाँ, याद रखना। क्यों? क्योंकि हम क्या है? अपने डिसीजन इस समय खुद नहीं ले सकते। जैसे तुम अगर एक बात बताओ मुझे, जब तुम्हें डिसीजन लेने होते हैं तो क्या करते हो? अब तुम्हें भाई साहब घर से कहीं जाना है, क्या करोगे? अगर तुम्हें कहीं जाना होता है तो क्या करते हो? घर से पहले परमिशन लेते हो, लेते हो नहीं लेते हो? नागरिक के परिप्रेक्ष्य में है स्वतंत्रता, पर मैं घर की बात कर रहा हूं ना। तुम स्वतंत्र नहीं हो। तुम भाई साहब क्या हो? घर से निकले, और घर से निकलते समय क्या है? घर वालों से परमिशन लेते हो। मम्मी आज ग्रीन पार्क जाने, ठीक है, दोस्त है मिलके आने। ठीक है, वैसे तुम लोग बताते नहीं होगे ये काम, पर मैं बता रहा हूं कि मम्मी हम वहां जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं लौट के, इतना तो जरूर कहते होगे। और बिना बताए चले जाते हो, अगर तुम्हें देर लग गई तो मम्मी की चप्पल ऐसे फड़फड़ाते हुए आती होगी तुम्हारे ऊपर। आती नहीं आती? मतलब तुम कोई अच्छा भी काम करोगे या बेकार काम करोगे तो घर वालों से परमिशन लेते हो नहीं लेते हो? तो ये क्या है? मतलब तुम किसी पर डिपेंड हो। पर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत पर कोई भी किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा? दबाव नहीं। भारत अपने द्वारा लिए गए डिसीजन क्या कर ले सकता है? खुद ले सकता है। ठीक है, जैसे तुम देखो, भारत को अगर किसी भी चीज पर कोई भी अधिकार या दायित्व का वो कर रहा है तो भारत कभी किसी से नहीं पूछता। एक बात बताओ, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान पर, अब भाई साहब मूड बदल गया, बोले पाकिस्तान अंदर मिला लो, तो पूछेगा हेलो भैया कौन है? बाइडेन भैया। हम बोल रहे हैं मोदी दड़ियल, हमारी इच्छा है हम पाकिस्तान को अंदर ले मिला लेगा, पूछेगा कभी? नहीं। पर क्या है, जब मूड बन गया तो भाई साहब ले लो अंदर, बाद की दुनियादारी बाद में देखेंगे। और तुम्हें पता है अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जैसे, जिनसे कहा गया कि अमेरिका की तरफ से एक तरीके से धमकी दी गई कि अगर तुम पीछे नहीं हटे तो तुम्हारे ऊपर पाकिस्तान क्या कर देगा? परमाणु बम से अटैक कर देगा। तो हमारे इधर वाले भी कम थे, बोले तुम छुड़वा दो, बाकी तो हम देख ही लेंगे, हमें अपनी यहाँ की पॉपुलेशन कम सही, बात अगले दिन से पाकिस्तान तुम्हें नक्शे पे नहीं मिलेगा, हम आधे मरवा लेंगे, पर बेटा तुम ये सोचो पाकिस्तान कहाँ जाएगा। ऐसे ऐसे तो हमारे यहाँ के लोग हैं। तो हमने क्या कभी किसी से पूछा? नहीं पूछा। बस हमारी कुछ पॉलिसीज हैं कि हम कभी भी किसी पर क्या नहीं करेंगे, पहले अटैक नहीं। हम अपनी पॉलिसीज को मानते हैं, पर हम क्या है, किसी पर दूसरे पर डिपेंड नहीं है। हमें अपने यहाँ की संसद में कोई डिसीजन लेना है। अब तुम्हें मैं अभी हाल ही का केस बताऊं, इंडिया की मैं हमेशा तारीफ करता हूँ IR की, और जो हमारे IR है ना बहुत तगड़े, और कुछ मेरे को गवर्नमेंट की चीजें अच्छी लगती हैं। जैसे G20 की मीटिंग हुई अभी विदेश मंत्रियों की, पता है कहाँ करवाई?
तुम लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश में करवा दी। और जहां चाइना क्या करता है, अपना कब्जा दिखाता है, बोले अरुणाचल प्रदेश मेरे पापा और पुप्पा यहाँ पे भैंसे चरा के जाते थे, बकरियां चरा के जाते थे, ये हमारा है। और हम वहां ले जाके क्या करवा दिए, G20 की मीटिंग करवा दी। मतलब हमने क्या कर दिया, पूरी दुनिया को दिखा दिया ये हमारा है, कर ले बेटा जो करना है। और चाइना क्या करता रहा, खिसिया गया, और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने के अलावा कोई दूसरा काम होता नहीं। चाइना ने क्या करा, अब अरुणाचल प्रदेश की 13 जगह के नाम बदल दिए। हमने कहा बेटा तुम जो चाहे वो कर लो, है तो हमारा ही। अब तुम एक बात बताओ, तुमने देखा होगा ना कि घर के मेंबर को जब कोई बाहर वाला जब चिढ़ता है तो खिसिया के कुछ ना कुछ कहने लगता है, नाम कुछ होगा, नाम बदल के कुछ कह देगा, तुम्हारे कास्ट पे आ जाता है। गांव में खासतौर से ये चीजें देखने के लिए मिलती है, पर अब भाई साहब अब जरा सोच समझ के बोलता है, कास्ट पे आ जाएगा या कोई गाली गलौज देने लगता है, होता ही नहीं होता। तो चाइना ने और क्या करा, बोले जो करुआ है, जो है वो है, हमने क्या ले भाई मेरा नाम ये है, मुझसे तो भाई कुछ कहते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने वही पॉलिसी अपना ली। दूसरी चीज, अब देखो, अब G20 की मीटिंग हम कहां करवा रहे हैं, जम्मू कश्मीर, जहां पाकिस्तान क्या दिखाता है कि जो जम्मू कश्मीर है वो किसका है, पाकिस्तान का। और हम क्या कर रहे हैं, G20 की मीटिंग करवा रहे हैं। ये है खुरापाते, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट क्या हुआ है। और दूसरी चीज इधर देखो, जो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अभी जो लोन के लिए खड़ा हो रहा है वो किसके सामने खड़ा हो रहा है, IMF के सामने। कितने का लोन ले रहा है, $7 बिलियन का क्या मांग रहा है, लोन मांग रहा है। और वो भी इसलिए मांग रहा है, और पूरा पाकिस्तान बिकने को तैयार है उसके लिए, तब भी IMF उसे क्या नहीं दे रहा है, लोन नहीं दे रहा है। और दूसरी तरफ हमने जम्मू कश्मीर में $14 बिलियन खर्च कर दिए, उससे दुगने, जितना वो लोन मांगने के लिए, बिकने के लिए तैयार है, उससे ज्यादा हमने जम्मू कश्मीर में खर्च कर दिए। ये हमारी पॉलिसीज है, और हम वहां पर लोगों को ले जा रहे हैं कि देखो हमारा जम्मू कश्मीर है, हमने डेवलपमेंट करा, तुम दिखाओ तुमने क्या कर ली। और किसी दिन हम क्या कर लेंगे, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसे धीरे से, और मूड बन गया मोदी और इन जैसों का, तो ये मूड बना के ऐसे करेंगे, बेटा ऐसा है तार काट दो जरा से। वो आज जो है वो जलालाबाद में जाके मीटिंग करेंगे G20 की, अपने एरिया में जाके बैठ के करेंगे, या मुजफ्फराबाद में जाके करेंगे। चलो अपने में चल रहे, आज है तो हमारा ही, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं जैसे POK है हमारे, हम वहीं बैठ के करेंगे आज, और इन सबको ढाक ले जाएंगे। डिपेंड करता है हमारी फॉरेन पॉलिसीज कितनी मजबूत है। और जो भी विदेश मंत्री आता है वो हमारे साथ चल देता है, चलो कहाँ लेके चलोगे, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो मरेगा वो भी, पर विश्वास किस पे, हम पे, कि हम क्या कर लेंगे, जो भी अगर सिक्योरिटी पे अगर कोई भी दिक्कत होगी तो उसे संभालेगा कौन, इंडिया संभालेगा। तो मतलब क्या है, यहाँ पर है हम सेल्फ डिपेंडेंट, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें किसी पर कोई डिसीजन लेना है तो हम खुद लेंगे। अब तुम देख लो, मैं ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, अभी तुमने देखा होगा रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है नहीं चल रहा है। अमेरिका हमारे पास दोबारा बार बार लोटे चले आता है, भैया चलो यूक्रेन के साइड से हो लो, यूक्रेन की तरफ से चल लो, यूक्रेन की तरफ से चल लो। और हमारा झुकाव किसकी तरफ है, रशिया की तरफ। ना हम रशिया से दुश्मनी मोल ले रहे हैं, ना हम अमेरिका से, मतलब अमेरिका का मतलब हो गया पश्चिमी देश। हम क्या कह देते हैं, हम भाई साहब तटस्थ, ना हम तुम्हारी तरफ ना तुम्हारी तरफ, हम बातचीत से मैटर निपटाना चाहते हैं, ना हम लड़ाई का समर्थन नहीं करते। तुम लड़ोगे हम किसी के साइड में नहीं, बस। अब दोनों की मजबूरी क्या है, किसी ना किसी को लेना है, और हम वही कह रहे हैं, हम भाई बात ही नहीं करते ऐसे, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा ही, ये हमारी पॉलिसी। अब भाई हम किसी पर डिपेंड होते, मान लो अमेरिका पर डिपेंड होते तो हम क्या करते, मुंह उठाए अमेरिका के साथ चले जाते, नहीं चले जाते, और रशिया से हमारे रिलेशन खराब हो जाते, नहीं हो जाते। तो ये है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को डिपेंड करते। और इसी शर्त पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम राष्ट्रमंडल तुम लोग जानते हो कि राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य देश है? 54 सदस्य देश, ठीक है। और उनमें अगर मैं बात करूं
तो हम भी उसके सदस्य हैं, राष्ट्रमंडल के हैं नहीं, कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो राष्ट्रमंडल में भारत को जब शामिल किया गया था तो उस समय के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया। क्या दिया था कि हम राष्ट्रमंडल में शामिल हो रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे डिसीजन कोई और लेगा। अगर हमारी संप्रभुता पे कहीं पर भी खतरा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रमंडल की सदस्यता को समाप्त कर सकते हैं या त्याग कर सकते हैं। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। तो मतलब हम क्या है, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। मतलब क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, समझ गए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब। ठीक है, अगला आता है समाजवादी। क्या आ जाएगा, समाजवादी। अगला शब्द क्या आ जाता है, समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है लगभग इक्वालिटी। सभी को क्या देखा जाएगा, यहां पर इक्वालिटी के आधार पर देखा जाएगा। किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहां पर जो चीजों का, संसाधनों का बंटवारा होगा वो दो पॉलिसीज की तरह होगा। जैसे एक गांधीवादी विचारधारा है जिसमें आप देखेंगे कि साम्यवादी भी देखने के लिए मिलती है और मार्क्सवादी विचारधारा भी देखने के लिए। तो उसके तहत क्या करा जाएगा, भारत में संसाधनों का बंटवारा किया जाएगा, ना किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा, ना ही कुछ करा जाएगा। ये क्या है, किसको प्रेजेंट करता है, साम्यवादी को प्रेजेंट करता है। पंथ निरपेक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का कोई मतलब बता सकता है? कई जगह इसे आप देखेंगे, वैसे शब्द ये लिखा है, पर कई जगह आपको क्या मिलेगा, धर्म। हाँ, कोई मुझे इसका अर्थ बता सकता है? हाँ, अर्थ बता बेटा, इस लाइन का धर्म निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, राज्य निरपेक्ष का मतलब क्या है, राज्य का मतलब देश का। देश का कोई धर्म नहीं। हम क्या है, हम किसी भी देश का, किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करते। हम अब वो पॉलिसीज भाई अलग है। मुझे इस गवर्नमेंट की सबसे बुरी चीज यही लगती है कि हिंदू मुस्लिम में बंटवारा कर दी। देखो, अच्छाई भी बताई है मैंने गवर्नमेंट की और बुराई भी बता रहा हूं कि बुराई ये लगती है कि अब लोगों के बीच में कहीं ना कहीं बंटवारा बहुत जाता है। हिंदू अलग चला गया, मुस्लिम अलग चला गया, उसको ये लगता है। और जो भाई साहब बीजेपी के साथ है वो राष्ट्रभक्त है, ठीक है, और जो बीजेपी के खिलाफ है वो देशद्रोही। आज तो यही ट्रेंड चल रहा है, तुम बीजेपी के खिलाफ तो तुम देशद्रोही, ठीक है, और साथ में तो तुम राष्ट्रभक्त। बीजेपी की तारीफ करती तो तुम राष्ट्रभक्त, ठीक है। तो इस तरह की तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, जो सरकार है या जो भी कोई व्यक्ति होगा वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष। याद रखना, जो सरकार चलाने वाले व्यक्ति हैं उनका व्यक्तिगत मत कुछ हो सकता है, पर अगर वो प्रधानमंत्री के तौर पर बैठेंगे या पीएम के तौर पर बैठेंगे या किसी स्टेट में किसी पद पर बैठेंगे तो वो सभी के लिए समान रूप से कार्य करेंगे। वह किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करेंगे। मतलब वो किसका करेंगे, सर्व धर्म संभाव की भावना को प्रोत्साहित करेंगे। याद रखना, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। लिख लो इसे, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, राज्य का कोई धर्म नहीं। ठीक है, अगला आता है पंथ निरपेक्ष। इंग्लिश में दोनों को सेकुलर कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। और ये पश्चिमी देशों में बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं ये चीज देखता हूँ, जो चीज गलत है वो चीज गलत है। पश्चिमी देशों में लोगों के लिए विरोध करने का अलग अलग तरीका है। कुरान को जला देते हैं कि मैं डेनमार्क का एक केस पढ़ रहा था अभी, जल्दी में करंट अफेयर का मैटर है, कि उसने डेनमार्क में पहुंचकर तुर्की की जो वो है, तुर्की की एम्बेसी के सामने क्या जला दी, कुरान जला दी। भाई किसी भी धर्म का तुम्हें क्या करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। ये नहीं कि तुम किसी धर्म को नहीं मानते तो उसका क्या करोगे, अनादर करोगे। मैं हिंदू हूँ, हाँ, ये पॉलिसीज गलत है ना कि आप सभी धर्मों को इक्वल समझो। आप किसी एक विशेष धर्म को समर्थन करते हो, बढ़िया, पर किसी का विरोध न करो, किसी को नुकसान पहुंचाने का काम, ठीक है। तो राज्य का धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या हो जाएगा कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। बिल्कुल, इसीलिए तो आती है कि हम यहाँ पर कोई भी धर्म को नहीं देखते।
ना ही हम किसी जाति पात किसी को भी नहीं देना चाहिए। वो तो उसके आधार पर दी जाती है कि किसके आधार पर, गरीबी के आधार पर दे दी जाएगी। अगर कोई पॉलिसीज आती है, कोई व्यक्ति, उसमें एक आंकड़ा दे दिया जाता है ना कि किस जो गरीबी रेखा से नीचे है उनकी बच्चियों के लिए क्या है, शादी में अगर शादी होती है तो 55,000 रुपये मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। सुकन्या योजना जो भी कुछ आती है वो सभी के लिए इक्वल आती है। ये नहीं कि सिर्फ भाई साहब अमीरों के लिए आ रही है, गरीबों के लिए नहीं आ रही, सबके लिए आ रही है। जो क्राइटेरिया में आ रही है वो सभी को मिलेगा। अभी गवर्नमेंट ने क्या, मैं सभी, तुमने देखा होगा गवर्नमेंट ने लैपटॉप बांटे, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, टैबलेट बांटे, लैपटॉप बांटे, फोन बांटे, जो भी कुछ बांटे, तो कभी भी उन्हें ये देखा कि भाई साहब जो हिंदू है तो जाए, सबको मिल रहे हैं जाए दो दूं, कभी गई? तुम सब अधिकतर यहाँ पे बैठे हो बच्चे किसी ना किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, किसी को दिया ही नहीं जो उस क्राइटेरिया में आया, नहीं आया उसे दिया भी नहीं, ठीक है? जो आया है उसे एक ही चीज दिया है जो सबको दी जाती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सब में आता हो, पर उसके लिए क्या है, अगर वो उस क्राइटेरिया में बिलोंग कर रहा है तो सभी। तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है ना ही वो किसी पंथ का ना ही किसी धर्म का क्या करेगी, समर्थन करेगी। अब पंथ क्या होता है, यहाँ पर लिखा है ना पंथ निरपेक्ष। पंथ क्या होता है? पंथ, और जो क्या होना है, पद से बना। धर्म बनने से पहले की जो अवधारणा होती है उसे हम कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जो आप, मैं किसी धर्म से मेरा कोई संबंध नहीं है, पहले बता दूं, खासतौर से हिंदू पर, ठीक है? क्योंकि उन्हें ज्यादा चुनी रहती है, कटिंग कहाँ से करिए और कहाँ से क्या ले जाते हैं। देखो पहले जो मैं बात करूं, जो सिख संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी वो गुरु नानक देव के द्वारा की गई, सब लोग जानते हो। पर गुरु नानक देव भी किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? खत्री थे। मैं किसी जाति के बारे में नहीं कह रहा हूं, पर मैं बता कि उनकी जो मेनली जाति थी वो क्या थी, खत्री, मतलब हिंदू थी। हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं उनमें सुधारवादी नीतियों के लिए क्या लाया गया, सिख धर्म जो उन्हें क्या उसमें सुधार लाया, तो वो क्या हो गया, धीरे धीरे वो क्या हो गया, अलग होता चला गया, और आज क्या बन गया, एक नया धर्म। मैं तुमसे कहूं बौद्ध धर्म कैसे बना, हिंदुओं से बना। हिंदू में महावीर स्वामी और आपके कहे महात्मा बुद्ध, ये लोग क्या थे, इन्होंने देखा कि समाज में जो छुआछूत जैसे कॉन्सेप्ट फैले हुए, ठीक है, जो कुरीतियां हैं, जो भेदभाव जैसी चीजें उन्हें समाप्त करने के लिए इन्होंने क्या करा, लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू करा। उसी से तो बात बनी, तभी तो ये धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो उनमें क्या है, हिंदू धर्म की जो कुरीतियां उन्हें खत्म करने के लिए जो चीजें लाई गई उन्हें क्या कहा गया, उन्हीं को कहा जाता है पंथ। अब भाई साहब तुम में से कोई चेला हुआ बाबा राम रहीम का, जो उनके नहाए हुए दूध से खीर खाई होगी जिसने, होगा कोई? मैं एक दिन पता नहीं किस बच्चे का स्टेटस देख रहा था, उसने बाबा राम उसके आसाराम बापू का फोटो लगा रखा था। मैं अलग टैलेंटेड देख रहा था, मैंने कहा वाह बेटा वाह, और इतना सब कुछ हो गया और उसकी सब चीज सच्चाई उजागर है, उसके बाद भी वो बच्चा बेचारा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, तो मानता भाई तुम्हारे लिए उसमें भगवान दिख रहा होगा तो दिखता होगा, ठीक है? तो उसने उसकी फोटो लगा रखी थी और एक गाने चल रहा था नीचे, कोई पता नहीं, मुझे वो नहीं पता, ठीक है? तो जो मानता है उनके अलग अलग पंथ थे, अनुयायियों को क्या होता देते हैं पंथ। बेटा वो पेरोल पे आया था, ठीक है? पेरोल पे मतलब का होता है कुछ समय के लिए टेम्परेरी निकाला जाता है। बेटा तुम पुलिस की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें भाई साहब तुम्हें फिर संभाल के रखना पड़ेगा बाग मुंह के। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को जब कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसे उसके साथ में बांधा रख जाता है। आप कानून के रक्षक हो, ना कि कानून के क्या हो, भक्षक। आप कानून का समर्थन करेंगे, ये ना कि कानून को ही तोड़ने लगोगे। मुझे पावर दी है, तुम्हें सामने वाले में ये निकाली बंदूक ढाएं, तुम्हें गाड़ी, तुम तो भाई जरा सी देर में गाड़ी पलटा दोगे। जैसे तैसे वो कौन है अभी जो बचा है, अतीक अहमद, वो बेचारे को ये कहो, मीडिया वाले बेचारे इतने, हमारे यहाँ की मीडिया देख रहे हो कितनी बढ़िया है, अतीक अहमद टॉयलेट करने के लिए उतरा, तो उसकी वीडियो दिखा रहे हैं कि देखिए गाड़ियों का काफिला रुक गया,
मतलब अतीक अहमद को टॉयलेट लगी है। मैंने कहा वाह बेटा वाह। कोई हमारे यहाँ की मीडिया का सेंस नहीं रह गया। पहले की जो मीडिया हुआ करती थी, पहले अगर तुमने आज भी देखा होगा, जो गवर्नमेंट के जो सीरियस तैयारी करते हैं वो ऑल इंडिया रेडियो सुनते हैं। उसमें शाम को 8 बजे के आसपास एक न्यूज आता है, 15 मिनट का न्यूज होता है, पर वो न्यूज इतनी काम की होती है, वो बहुत फायदेमंद होती है। उसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, उसके बाद तुम कुछ भी करो, ठीक है। या राज्यसभा पे बात वो देखिए, इसके अलावा राज्यसभा तो रहेगी, आप संसद की देखते हैं, संसद की। पर भाई साहब हमारी आपकी मीडिया जो जिधर को चले जाए, जो जहां पे ज्यादा टीआरपी आ जाए वही चल रहा है। अति क्या मैं टॉयलेट कर रहा है वैसा उसी को दिखाई पड़े, उनका पद चले तो अति की टॉयलेट को बोतल भर ले, बोले इसकी टॉयलेट पी ली जाएगी। इसका मतलब इसने क्या है, इसने आज इसे पानी कम मिला इसलिए इसकी टॉयलेट पी ली जाएगी। वो चेकअप करके दिखा देंगे इसकी रिपोर्ट। पता है कैसे हमारी मीडिया हो गई है, कैसा हमारा समाज हो गया है, ये समझ में नहीं आता है। भैया मैं इस पर टिप्पणी नहीं दे सकता, कृपया साथ करो। बस अब मुद्दा बहुत ज्यादा भड़क जाएगा, आग उग लग जाएगी। देखिए तो पंथ का मतलब जो जिसको मानने लगे, जैसे खालसा पंथ कहा जाता है, नहीं कहा जाता, तो ये पंथ का मतलब है। अब जैसे अब भाई साहब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और हम सब में हम किसी न किसी की चीज को मानने वाले लोग, तुम में से कोई पता नहीं नए नए बाबा भी प्रकट हो जाते हैं। एक जागेश्वर बाबा प्रकट हो गए थे अभी शायद हैं, जागेश्वर हैं, बागेश्वर हैं, पता नहीं कौन से बाबा है। एक वो बाबा भी प्रकट है और एक भोले बाबा चल रहे हैं, वो आ रहे हैं दैया दैया आ रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, ठीक है। दूसरे आपने देखा होगा जो लोग हैं वो किसी न किसी का समर्थन करते हैं। अब सुनो भाई, मैं किसी की टिप्पणी नहीं कर, मत करवा दे बात। देखो अब मान लो मैंने तुम्हें क्या दिखा दिया, किताब में भगवान दिखा दिया, सिंपल सी बात। मैंने कहा कि किताब में भगवान है, तुम सबको दिखने लगा, वास्तविकता में हमें तो दिखता भी है, किताब दिख गई, होता है नहीं होता? तो क्या होता है, मैंने तुम्हें दिखा दिया और तुमने क्या करा, हम सब लोग क्या होने लगे, उसको मानने लगे। मैंने दिखाया रास्ता, तुम्हें इसका क्या हो गया, मुखिया। पर वास्तविकता में ऐसा है नहीं कि मानने लगो। मैंने तुम सबको दिखाया, तुमने 2-4 और जोड़े, किताब में भगवान है, ठीक है। और हम क्या करते गए, जोड़ते गए और एक नए पंथ की शुरुआत करी और उसका नाम लिख दिया किताबी पंथ, ठीक है। तो ये क्या है, पंथ। सरकार ना किसी धर्म का समर्थन करती है, ना ही किसी पंथ का समर्थन करती है, सभी उसके लिए क्या है, इक्वल। इसीलिए यहाँ पर शब्द क्या जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा। इसका मतलब होता है सेक्युलर, सरकार किसी चीज का समर्थन नहीं करती, किसी भी धर्म या पंथ का समर्थन नहीं करती। इसके बाद लोकतंत्र। लोकतंत्र की डेफिनेशन आप सब लोग जानते हो, सरकार प्रकृति में ही क्या हो जाएगा, क्या है, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब लोकतंत्र। आपने एक डेफिनेशन सुनी होगी, अब्राहम लिंकन की एक डेफिनेशन आती है, जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन, उसे क्या कह देते हैं, लोकतंत्र कह देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आता है गणतंत्र। गणतंत्र अगली लाइन थी ना, गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है रिपब्लिक। देखो लोकतंत्र का मतलब मैं तुम्हें पहले बता दूं, लोकतंत्र का मतलब होता है जो भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य। मतलब यहाँ पर जो होता है, राज्य का जो मुखिया होता है वो कैसे चुना जाता है, चुनाव द्वारा चुना जाता है। देखो दो प्रकार की व्यवस्था होती है, एक होती है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था और एक होती है राजतंत्रात्मक व्यवस्था। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में क्या होता है, चीजें वंशानुगत, और दूसरी क्या होती है, ये वाली आपको देखनी। यहाँ पर जो शासन होता है वो क्या होता है, चुना जाता है, योग्यता के आधार, 5 वर्ष, ठीक है। और गणतंत्र का मतलब कि यहाँ पर कोई भी राज्य का जो मुखिया है वो कैसा नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा। जैसे राजा महाराजा को देखा था, तुम लोगों ने एक चीज जाना होगा, चंद्रगुप्त को जानते हो, चंद्रगुप्त मौर्य नए वंश की शुरुआत करी थी, किस वंश की, मौर्य वंश की। उसका बेटा कौन हुआ, बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन हुआ, अशोक। अशोक का बेटा कौन हुआ, कुणाल। हुआ नहीं हुआ? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, बृहद्रथ।
तो वहां तक लेकर धीरे धीरे क्या होते रहे, उसके वंश के लोग शासन करते रहे। इसे कहते हैं राजशाही व्यवस्था। मतलब यहाँ पर क्या चीजें चलती हैं, वंशानुगत चलती हैं। कैसी चीजें चलती हैं, वंशानुगत, मतलब वंश के आधार पर चीजें यहाँ पर चलती हैं। कि मान लो मैं यहाँ राजा हूँ तो मेरा बेटा क्या बनेगा, राजा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। इसे क्या देते हैं, वंशानुगत चीजें। पर लोग गणतंत्रात्मक में ये सारी चीजें हमें देखने के लिए नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक 5 वर्ष हो, 10 वर्ष हो या 4 वर्ष हो, जो भी है, उस व्यवस्था के अनुसार जो राष्ट्र का मुखिया होता है वो चुना जाता है, ठीक है। और वो भी वहां की जनता के द्वारा, वो भी कैसे, वोटिंग के थ्रू या और किसी के। जैसे भारत में आपने देखा होगा, भारत का इस समय कौन है बेटा, ये हम लोग चुनते हैं। ये मत कहना कि भैया यहाँ पर भी तो राष्ट्रतंत्रात्मक व्यवस्था देखने के लिए मिल सकती है। जैसे पहले प्रधानमंत्री कौन हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर प्रधानमंत्री बनी उनकी लड़की कौन, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, और राजीव गांधी के बाद कौन बना, राजीव गांधी के बाद कोई बना है, कोई नहीं बना। तो अब भाई साहब उनके बेटा एक महोदय है, ठीक है, जिन्हें लोग प्यार से कुछ और भी कह देते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। अब वो बेचारे लाइन में लगे हुए, पर क्या चुनाव के लिए खड़े हैं, चुनाव लड़ेंगे। और याद रखना उनकी संसद सदस्यता क्या कर दी गई है, खत्म कर दी। कौन सा अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 102, अयोग्यता, संसद सदस्यों की अयोग्यता, ठीक है, याद रखना। तो ये चीज याद है बेटा, याद रखना, उनकी सदस्यता खत्म हुई, सबको पता है, पर कौन सा आर्टिकल 102 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर क्या होगा, वो इलेक्शन में खड़े होंगे और जब जीतेंगे तभी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। इससे पहले ना कि भाई साहब तुम्हारे पापा प्रधानमंत्री थे तो तुम बन जाओ प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू मरे, और उसके बाद बहुमत जो मिली वो किसे मिली, लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री बने। लाल बहादुर शास्त्री के बाद फिर कौन बने, फिर दोबारा से आई इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद फिर कौन आए, मोरारजी देसाई। मतलब जिसे जनता चुनेगी हमारे यहाँ, वही क्या है, अगला हमारे यहाँ क्या बनेगा, प्रधानमंत्री। अब भाई साहब तुमने देखा कि पहले कौन थे, मनमोहन सिंह। 2014 में जनता ने उन्हें नहीं चुना, किसे चुन लिया, नरेंद्र मोदी को चुना, तो मोदी आ गए। मोदी के आने के बाद फिर 19 में किसने, जनता ने किसे चुना, मोदी को चुना, फिर आ गए। अब अगली बार क्या है, 24 में इलेक्शन है। अब भाई साहब कोई और किसी को चुन ले, मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं किसी को नहीं जीतता, मेरा कोई मतलब नहीं है, वो कह रहा मोदी आ गए, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चाहे तुम्हारे वो मफलर वाले भैया आ जाए, ठीक है, या वो बिहार वाले आ जाए, ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई भी आ जाए, पर मैं वोट देने का अधिकार है मेरा, मैं जिसे देना चाहूंगा वो वोट दूंगा, और वो मेरी राइट है। मेरा वोट, ये बेटा इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, गणतंत्र। मतलब यहाँ पर क्या है, जो चुना जाएगा वो कैसे चुना जाएगा, यहाँ। तो ये क्या होगा, शासन के स्वरूप की बात करेंगे, ठीक है, याद रखिए। क्लियर इतनी बात। तो हमारे शासन के स्वरूप को यहाँ पर क्या करा गया है, प्रेजेंट किया गया। अब तुम लोग मुझे बताओ कि मैं ऊपर की इस लाइन, ये यहाँ तक क्लियर हो गई। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ये इतना क्लियर है। इसमें बताओ कि भारत शब्द कितनी बार लिखा, 2 बार अभी तुम्हारे सामने लिखा है, इसलिए तुम्हें याद है, पर ये याद रखना इन शब्दों को पूछा जाता है, ठीक है। अगला चीज, अगला लिखो, शासन के उद्देश्य। अब लिखो शासन के उद्देश्य। ये तो हो गया शासन का स्वरूप कैसा होगा, अब आता है उद्देश्य। शासन के उद्देश्य, हमारे जो शासन करने वाले लोग हैं उनके उद्देश्य क्या होंगे, शासन के उद्देश्य। पहली ये है हमारे उद्देश्य, न्याय, स्वतंत्रता और समता। दे रखी नहीं दे रखी, तो पहला उद्देश्य क्या हो जाएगा, न्याय। अब बताओ, सीधे सीधे पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार का न्याय, तो कितना बेटा, नीला मार्कर कहां है, कितने प्रकार के हो जाएंगे, 3 प्रकार के। पहला कौन सा हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक
या राजनीतिक न्याय। ठीक है, सबको क्या है, तीनों प्रकार से क्या दिया जाएगा, न्याय दिया जाएगा। कोई कितना गरीब से गरीब हो, अर्थ का मतलब तुम लोग समझते हो, अर्थ का मतलब होता है पैसा। कोई कितना गरीब से गरीब हो, कोई कितना पॉलिटिकल पावर हो, या अगर हम कहें चुनाव लड़ने का अधिकार, सबको दिया जाएगा। ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति कैसे भी चुनाव लड़ सकता। क्लियर नहीं बात, सही से बात बोलो, ठीक है। और सबको समान अधिकार दिए जाते हैं। तुमने देखा होगा, मुझे सबसे बढ़िया चीज लगती है न्याय का अधिकार में, जैसे सबको क्या है, इक्वालिटी को प्रेजेंट करा जाता है। जैसे तुमने एक चीज देखी होगी ना कि जब हम बात करते हैं इक्वालिटी की, समता की, तो तुमने देखा होगा न्याय की, भाई साहब अगर तुम भी AK-47 रखोगे तो जाना तुम्हें भी जेल पड़ेगा। कौन गया था, संजय। बेटा वो एक अलग केस है, वो समाज का पिछड़ा तबका, उसे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिया गया। पर अब जो है वो आरक्षण एक विवादित टॉपिक है, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता, ठीक है। उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना, मत बोल, ठीक है। इसके बाद अगला, ठीक है, तुमने देखा होगा, जैसा अगर मैंने अभी तुम्हें बताया कि अगर तुम कितने भी तुम्हारे पापा पॉलिटिकल पावर रखते हो, उनका तुम्हें नाम पता है, संजय दत्त की मम्मी का नाम नरगिस दत्त। राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी, पहली महिला अभिनेत्री कौन थी, नरगिस दत्त, राज्यसभा की सदस्य। और लड़की के पास क्या निकला, AK-47, जेल गया नहीं गया। दूसरी चीज, तुम्हारे वो बॉडी बिल्डर भैया, सल्लू भैया, उनका केस इसलिए रफा दफा हो गया क्योंकि उनके बॉडीगार्ड या ड्राइवर ने क्या ले लिया, पूरा केस अपने सर पे ले लिया, बोले गाड़ी में चला रहा था, ठीक है, तो इसलिए उनका केस खत्म हो गया। अभी भी चल रहा है, उस पर भी सुनवाई चल रही है, मतलब अब कुछ नहीं होने का। जब उसने कह दिया कि मैं गाड़ी चला रहा था, या तो प्रूफ दिखा दो कि भाई सल्लू भाई गाड़ी चला रहे थे, ठीक है, तो वो एक अलग केस है। तो बेटा सजा उन्हें भी होगी, अगर तुम्हें AK-47 रखी है तो तुम्हें सजा, जो सजा उन्हें हुई है वही सजा क्या होगी, तुम्हें होगी। तुमने देखा होगा कि भाई साहब, अब अगर देखो इस समय क्या है, तुम्हारे पप्पू भैया की सदस्यता खत्म हो गई, माफी चाहूंगा ये भावनाओं में बह जाने का नतीजा है, ठीक है, ठीक है। तो अभी उनकी सदस्यता खत्म हो गई, और सदस्यता खत्म होने के बाद तुमने देखा अभी वो दर दर भटक रहे हैं, कभी ये कोर्ट कभी वो कोर्ट, अभी कोई सदस्य नहीं। अब उनके खिलाफ अगर कोई मुकदमा होता है तो उन्हें भी वही सजा दी जाएगी जो तुम्हें सजा दी जाएगी, दी जाएगी नहीं दी जाएगी, नॉर्मल सी बात है। एक बात सुनो, तुमने देखा होगा अगर एक पुलिस वाला भी अगर मर्डर करता है तो उसे भी सजा दी जाएगी। अगर वो इनकाउंटर करता है और वो क्या है, गलत है, अवैध इनकाउंटर है या इनवैलिड है, उसे भी क्या दी जाती है, सजा दी जाती है, नहीं दी जाती। ये चीज याद रखना, कोई भी अगर अवैध काम करेगा, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे कोई भी, सबको दिया जाएगा। राजनीतिक की बात करूं तो कभी किसी से ये कहा जाता है भाई साहब ऐसा है, आरक्षण की बात फिर मत ले आना कि सीटों को आरक्षित कर दिया जाता हो, उन सीटों को छोड़कर जहां पर सब लोगों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, जहां पर सब लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, वहां पर कोई नहीं लड़ सकता, तुम्हारी मर्जी, तुम लड़ो, कोई भी महिला पुरुष किसी भी जाति या किसी भी वर्ग से बिलोंग करता हो, सब लड़ते हैं नहीं लड़ते वहां पर, तो ये होता है नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होगा, राजनीतिक में सभी को क्या दिया गया है, बराबर अधिकार दिया गया। तो ये कॉन्सेप्ट, अगला क्या कॉन्सेप्ट दिया गया, अगला आपको देखने को मिलेगा क्या, कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार। कौन कौन सी, तुम्हारे सामने लिखा है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तुम किसी पर भी विश्वास करो, किसी की भी उपासना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तुम्हें कोई रोकेगा ना कोई टोकेगा। अब ये मत करने लगना कि तुम भाई साहब विश्वास
तुम्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई, मतलब अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भाई साहब किसी पड़ोसी को गाली दे जाओ और शायद तुम्हारे एक राहुल गांधी जी भी इसी चक्कर में चले गए, हुए नहीं हुए कि उनने अपनी सोचा कि शायद ये मेरी आज़ादी का अधिकार है नहीं है, और उनने क्या कर दिया, उनने क्या कर दिया, विशेष कम्युनिटी को क्या कर दिया, उन्हें एक प्रमुख मतलब कुछ कह दिया उस बारे में, विशेष कम्युनिटी के बारे में, किसी को बुरी लग गई, धर दिए, हो गया काम खत्म। तो वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, याद रखना। तो इसीलिए स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई। क्लियर इतनी बात, ये चीज है। अब अभिव्यक्ति के बारे में बात कर रहा था, कोई भी मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अभिव्यक्ति करने की, तुम्हें अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम भाई साहब रोड पे जा रहे हो, बताइए रोड पे किनारे पे लो, मम्मी फूफा फूफी ताऊ ताई सभी करके गाली देने लगे, नहीं दे सकते ना। ये भाई साहब तुम्हें आजादी दी गई है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम दुरुपयोग ना, मतलब तुम्हें अपने विचार जो सीमित मात्रा में तुम व्यक्त कर सकते हो कर सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। मैं कहता हूं कि अगर तुम में से किसी की इच्छा है, तुम हिंदू, तुम्हें कुरान पढ़ने की इच्छा है, पढ़ो, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। उन स्त्रियों को छोड़कर जो ज्यादा धर्म के ठेकेदार होते हैं उनको छोड़ो, ठीक है। जो ज्यादा होते हैं, मतलब जैसे मुस्लिम लीग में मौला हो जाते हैं, भैया तुम मत कर, तू क्यों पड़ गया, नहीं होगा, आरक्षण के पीछे पड़ा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता। मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता, ठीक है। इसके बाद आ जाती है समता। समता कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। इसका मतलब क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का मतलब कि अवसर, तुम देखो कि जब नौकरी में फॉर्म भरने के लिए आते हैं, सबके लिए बराबर दिया है, एक्सेप्शन, ठीक है। वो बेटा आरक्षण इसलिए दिया गया है ताकि वो मेन स्ट्रीम बना जा सके। जो आप कह रहे हैं हम चेंज कर सकते हैं, और हम धर्म चेंज करेंगे तो हमें भी जरूर आरक्षण मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब ये नहीं कि कर लियो, ठीक है। तो क्या है, तुमने देखा होगा कि तुम्हें क्या दिए जाते हैं, यहाँ पर प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी जाती है। जैसे तुम अपने संविधान में इधर देखो, प्रतिष्ठा की समानता कैसे दी जाती है, सारी उपाधियां समाप्त कर दी गई, नहीं कर दी गई। इसका मतलब क्या है कि उपाधियों का अंत हो गया, नहीं हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, उपाधियों का अंत वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगला, उपाधियों का अंत मतलब सभी को इक्वल लेके आना। तुम में से मान लो कोई किंग ऑफ भैया कहीं और का बैठा हो, कोई किंग ऑफ मिर्जापुर बैठा हो, बीच में यहीं पे गुड्डू भैया बैठे हो, ठीक है, तो वो बात एक अलग है। पर यहाँ पर जब भी हम लोग जब किसी भी चीज में या फॉर्म भरते हैं तो तुम्हारा नाम क्या लिखा जाएगा, गुड्डू, ठीक है। किंग ऑफ मिर्जापुर थोड़ी ना लिखा जाएगा, सिर्फ उतना। अब भैया वो बात एक अलग है, किसी का नाम ही राजा है, ठीक है, तो वो चीज एक अलग है। पर आप इस तरह के किसी तरह के टाइटल को नहीं जोड़ सकते। जैसे तुमने नवाब टाइटल जुड़ा हुआ नहीं देखने के लिए मिलेगा, पर मुसलमान लोग अब इस नाम को ही रख लेते हैं। जैसे तुमने देखा होगा सिर्फ 2 चीजों को छोड़, एक सैन्य उपाधि और दूसरा क्या, ठीक है, सैन्य उपाधि और शैक्षिक उपाधियों को छोड़कर बाकी सब लोग क्या होते हैं, इक्वल। शैक्षिक उपाधियों का मतलब जैसे डॉक्टर नाम देखते हो ना, डॉक्टर जुड़ जाता है या और कुछ शब्द जुड़ जाते हैं, तो ये क्या है, शैक्षिक उपाधि है, उनको छोड़कर ये तुमने अडोप्ट। मैं क्या कह रहा हूँ, अवसर, सबको क्या है, नौकरी में फॉर्म भरने के लिए बराबर का राइट दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते, तो ये क्या है, अवसर की समानता। ये किसको प्रेजेंट करता है, समानता को प्रेजेंट, ठीक है, याद रखना। इसके बाद तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना, गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता, मतलब सबको क्या करना है, एकजुटता के साथ रहना,
ताकि राष्ट्र को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना हो सके। ये यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। ठीक है, तो आज पॉलिटी में इतना रखते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पॉलिटी में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिर अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। ठीक।